हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर डुअल नेचर में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ दोस्त, इसमें डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है। वो आपका वेव नेचर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो चीज भी आती है। तो सर, आप दोनों एक साथ क्यों नहीं करवा देते हो दोस्त? एक्चुअली ना, उसमें और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है ना। और जो मैं टॉपिक लेता हूं ना, उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो डेफिनेटली अगर आप फोटो इफेक्ट अभी पढ़ रहे हो तो बेटर है अभी इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, उसमें 4 मार्क्स लाओ। फिर नेक्स्ट डे दूसरा, इसका जो डुअल नेचर का सेकंड टॉपिक है, उस पे फोकस करके 4 मार्क्स लाइए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों एक साथ बोल दिया ना, वो सही समझ में आया ना वो सही से समझ में आया। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो डुअल नेचर अभी डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसके 4 मार्क्स कंफर्म करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे अलग से, उसमें 4 मार्क्स कंफर्म करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सर, ये फोटो बड़ी खतरनाक लग रही है। अरे वो बस डिजाइन के लिए, ठीक है। कवर पेज मिलता नहीं तो कुछ भी बना देते हैं। इतना इतना डरावना नहीं है, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आयुष, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन करें। और भैया, रात के 12 बजे कुछ सेशंस लेने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा। कुछ क्वेश्चन जैसे नीट में आने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो प्लीज़ अटेंड करिएगा। मुझे पता है रात के 12 बजे बहुत और टाइम है, बट दैट्स द ओनली टाइम आई कैन टेक, ठीक है। तो बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बहुत लोग को आता भी, बहुत लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या क्या नौटंकी है, व्हाट इज दिस। पहले समझाते, मैं नॉर्मल डेफिनेशन देते क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जल्दी से बता देते हैं 2 लाइन के अंदर। भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या फिनोमेना, पूरा फिनोमेना देखिए। मेरा जैसे ये देखो मेटल, जैसे ये मेटल है, जैसे ये मेटल है, तो होता क्या है, आपने लेट से एक मेटल लिया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मान लो आपने एक मेटल लिया, ठीक है, मेटल की शीट ले ली, जैसे मेटल ले लिया, मेटल की शीट ले ली, और उस पे आपने लाइट इंसिडेंट कराई, उस पे आपने लाइट इंसिडेंट कराई, उस पे आप उस पे आपने लाइट इंसिडेंट कराई। तो देखा यह गया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दिखते तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दिखते तो नहीं है। अब जैसे इससे अगर इलेक्ट्रॉन्स इससे एमिट होंगे, दिखेंगे तो नहीं मेरे को, तो ऑब्वियसली इसके पास, हमारे पास डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। क्लियर है। ये बेसिक फिनोमेना है कि एक मेटल शीट पे एक लाइट मारी गई, तो देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एमिट हो गए। जैसे जैसे लाइट मार रहा हूं तो देखा कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाई देगा, हमको डिवाइस चाहिए चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वही चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जब आप लाइट मारते हो, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, ये बाबू, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं सर? तो यार, आपने ये चीज नोटिस करी है, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि मेटल्स में जो सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सरफेस पे घूमता रहता है एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो एटम्स के अंदर बिल्कुल बाउंडेड है, उनकी बात नहीं करी, ये वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो एटम्स के अंदर बिल्कुल बाउंडेड घूमे जा रहे हैं, वो वाले नहीं है। ये वो है जो सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो बहुत लूजली बाउंडेड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हेल्प करते हैं कंडक्शन के लिए। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो बहुत तेजी में निकलने को बस तैयार है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो निकल जाएंगे। तो देखो, इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एमिशन थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन का एमिट करना, जैसे लाइट मारी थी, तो इलेक्ट्रॉन का एमिट करना जरूरी नहीं है सिर्फ आप वही दो, लाइट ही मारो। यू कैन गिव लाइक थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, जब आप हीट कर देते हो सकता है आप मेटल को हीट कर दो, मेटल को हीट करके, जैसे अगर माचिस की तीली लूं और ऐसे हीट कर दूं इसको, माचिस तीली से ऐसे हीट करने लग जाऊं तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, जब आप क्या करते हो, हीट देख के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। फिर एक होता है फील्ड एमिशन।
फिर एक होता है फील्ड एमिशन, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हो। हालांकि ये ऐसा कोर्स में नहीं है, बस एग्जांपल है, इंट्रोडक्शन है, तो बस सुन लो मेरी बात, बस सुन लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी। कैसे होता है सर, डिटेल में जाना नहीं, कोर्स में नहीं है, तो बस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी तभी निकल सकते हैं। और लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कि भैया एक पर्टिकुलर आपने लाइट मारी, इस पे लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी एमिशन ऐसा हमारे कोर्स में है ही नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है, तो उसकी टेंशन मत लेना, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वही चीज बताई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल शब्दों में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई, एक मेटल की सरफेस है। मिडिल सरफेस क्यों बोला गया, सरफेस का मतलब समझ लो, ऊपरी सरफेस की बात हो रही है, क्योंकि सरफेस पर ही आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, अंदर नहीं होते, सरफेस पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ऐसे लाइट मारी और देखा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे। आप देखोगे तो नहीं, मतलब ऑब्जर्व किया थ्रू अ डिवाइस, ठीक है, डिटेक्ट किया थ्रू अ डिवाइस। ये समझ में आ गया है ना, क्लियर है। अब बिफोर जंपिंग इनटू सो मैनी, है ना, बहुत सारी की नौटंकियां बहुत सारी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। कुछ बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था, एल्बर्ट आइंस्टीन या आइंस्टाइन जो भी बोलो, उनने समझाया था। तो कुछ बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा सकता हूं। एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। पहला कॉन्सेप्ट जो आप क्लियर करोगे वो ये क्लियर करोगे कि जो लाइट होती है, कोई भी लाइट या कोई भी रेडिएशन, ठीक है, लाइट बोलो, रेडिएशन बोलो, एनर्जी वेव बोलो, एक ही बात है। कोई भी लाइट वेव या फिर रेडिएशन, ठीक है, मान लो ये रेडिएशन है या फिर लाइट वेव है, ये बनी होती है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से, जिसको बोलते हैं फोटॉन्स। क्या मैंने बोला, एक जो रेडिएशन होती है या फिर एक लाइट वेव होती है, इट इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट वेव फोटॉन से बनी होती है। तो जो पहला पॉइंट ये, इसी का सेकंड पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट ये है, जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वही रेडिएशन की एनर्जी होती है। ये चीज क्लियर कर लेना, या फिर रेडिएशन एनर्जी या फिर लाइट की एनर्जी। वही मैंने बोला, लाइट वेव बोलो, लाइट बोलो, रेडिएशन बोलो, एक ही बात है, सब एक ही बात है कि लाइट रेडिएशन, लाइट वेव, एनर्जी वेव या लाइट, एक ही बात है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, पहला पॉइंट क्या हो गया कि कोई भी जो रेडिएशन होता है, जो लाइट होती है, जो लाइट है, ठीक है, लाइट रेस होती है, जो लाइट की रेस होती है, ये बनी होती है फोटॉन से। तो सेकेंड पॉइंट ये था, फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वही एनर्जी होती है हमारे रेडिएशन की या लाइट वेव्स की। क्लियर है। तो कभी ये कंफ्यूज मत करना कि भैया सर ये एनर्जी तो इस लाइट वेव की है, ये एनर्जी फोटॉन्स की कैसे हो गई, भैया एक ही बात है, क्लियर है। तो मान लो एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो ये जो लाइट वेव है, इसकी एनर्जी लेट से 10 जूल है। तो इसमें जो फोटोन बैठा है, इनके अंदर जो फोटॉन्स है, फोटोन के पास कितनी एनर्जी, हर एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके बैठा है, 10 जूल, ठीक है। ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। जो एनर्जी लाइट वेव की होती है वही एनर्जी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज फोटॉन्स की होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए देखो, इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था, ये फोटॉन्स क्या होता है, जब ये जो फोटॉन्स जिनके पास एनर्जी होती है, जब ये मेटल पे टकराते हैं, तो ये जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनको एनर्जी मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फोटॉन्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये जैसे एनर्जी होता है, जैसे पानी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब तो नहीं बोलना चाहिए, पानी जैसे पी लिया, पानी कंज्यूम कर लिया, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फोटॉन्स कंज्यूम कर लेते हैं, फोटॉन्स को खा लेते हैं। तो मान लो ये क्या है, मेटल सरफेस है और इलेक्ट्रॉन्स है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फोटोन टकराता है, फोटोन को खा लेते हैं, मतलब कंज्यूम कर लेते हैं, फोटोन को खा लिया, एनर्जेटिक हो गए और ये निकल जाते हैं। ये कहानी है कि फोटॉन्स आया, हप खाया, उसके बाद एनर्जेटिक हो गए, फिर निकल गए, ठीक है। मान लो एक और फोटोन आ रहा है, फोटोन यहां टकराया,
इसने फोटोन को कंज्यूम कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, खा लिया, जैसे खाया, फोटोन जैसे खाया, तो फोटोन की जो एनर्जी थी वो उसको मिल गई। जैसे वो एनर्जेटिक हो गया, वो ये तोड़ के चला गया, ठीक है, मतलब मेटल सरफेस छोड़ के चला गया, मेटल सरफेस छोड़ के चला गया, और इसको हम बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होता है, वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लियर है, वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोन को खा लेता है, फोटोन को वो खा जाता है, ठीक है, फोटोन को वो खा गया, एनर्जेटिक हो गया, इतनी एनर्जी हो गई कि वो अब मेटल सरफेस को छोड़ देता है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके। अब देखिए, ये सेकंड पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, क्लियर होते जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब और डिटेल में जा रहा हूं मैं, और डिटेल में जा रहा हूं, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो, कि कैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, फोटॉन्स को कंज्यूम करके, फोटॉन्स को खा के खुद एनर्जेटिक हो जाते हैं, जैसे एक एनर्जेटिक हो गए वो निकल जाते हैं। अब थर्ड केस, अब थर्ड पॉइंट देखिए, आपने चीज नोटिस करी होगी, जैसे कोई इंसान, मतलब आप तो नहीं जाओगे, मान लो कि इंसान जेल में है, ठीक है, मान लो कि इंसान जेल में बंद है, जेल में बंद है, जैसे बार्स, ठीक है, जेल में बंद है, तो आपको पता है कि जब जेल में बंद होता है तो बेल करानी पड़ती है ना, बेल करानी पड़ती है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, फिर बाहर निकलता है जेल से, ये चीज प्रोसीजर होता है ना। तो आपने चीज नोटिस कर रही है कि भाई जैसे बेल कराने के लिए 100 रुपए देने हैं, बेल कराने के लिए, मतलब एक आदमी है जो जेल में बंद है, जो जेल में बंद है, अब उनको जेल से बाहर निकालना है, उसको जेल से बाहर निकालना है, तो कहता भाई 100 रुपए दो तो जेल से निकाल दूंगा, बेल बेल लगी, 100 रुपए की बेल लगाओ, ठीक है, 100 रुपए दो और जेल से बाहर निकाल जाओ, बाहर निकल जाओ, 100 रुपए दो तो जेल से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो लेट से मेरे पास 90 रुपीज है, क्या वो बाहर निकल जाएगा, क्या वो बाहर निकल जाएगा, हाँ सा निकल जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, नहीं नहीं एडजस्ट नहीं करना, वो 100 ही रुपए है, ठीक है, वो कम नहीं करेगा, बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। तो आपके पास 90 रुपीज से आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम नहीं चलेगा, 90 रुपीज है तो आपका काम नहीं चलेगा, ऑलराइट। अब देखो, अगर आपके पास 110 रुपीज है, 100 चलो 150 रुपीज है, काम चल जाएगा, बिल्कुल काम चल जाएगा सर। अगर 100 रुपए है, काम चल जाएगा, बिल्कुल काम चल जाएगा सर, बिल्कुल काम चल जाएगा, दोनों केस में काम चल जाएगा। और 90 रुपीज होंगे तो काम नहीं चलेगा, 90 रुपीज होंगे तो काम नहीं चलेगा। ये कहानी समझ में आई, ये बहुत लॉजिकल लगी, ये बहुत लॉजिकल लगी, बहुत लॉजिकल लगी, बहुत सिंपल लगा। यही सेम चीज है इलेक्ट्रॉन में, यही सेम चीज इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन बेसिकली ना इन मेटल सर्फेसेस पे कैद है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन मेटल सर्फेसेस पे कैद है। जैसे जेल वाले इंसान को निकालने के लिए ये इलेक्ट्रॉन, इसको इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये भाई मेटल सरफेस है जिसने इसको कैद कर रखा है, ये मेटल सरफेस जिसने इसको कैद कर रखा है, ठीक है। और ये जो हम जो रुपए की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एनर्जी है जो फोटोन से मिल रही है, जो मतलब जो बाहर वाला इंसान बेल करवा रहा है कि कौन है, फोटोन ही तो है। फोटोन क्या करता है, इसको कुछ एनर्जी देता है ताकि वो निकल जाए, ताकि वो निकल जाए। तो जैसे बेल कराने के लिए एक अमाउंट फिक्स्ड है कि भाई 100 रुपए से ज्यादा ही देना चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की जो जेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां फंसे हुए हैं, इनका भी एक मिनिमम एनर्जी है, जैसे वहां पे पैसा, यहां पे एनर्जी है। तो भैया अगर लेट से ये इलेक्ट्रॉन, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो इस सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनको लेट से मिनिमम एनर्जी चाहिए 10 जूल, एग्जांपल ले लिया 10 जूल चाहिए। फोटोन आ गया 8 जूल का, क्या एमिट हो पाएगा, नहीं एमिट हो पाएगा, क्योंकि इनको बाहर निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, बेल करवाने के लिए 10 जूल चाहिए। तो ये 8 जूल वाला फोटोन क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, नॉट सफिशिएंट, कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्लियर है, क्लियर है। वो कर भी क्या, इलेक्ट्रॉन अगर उसको कंज्यूम कर भी लिया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे इसमें आप अपने अगर 90 रुपीज देने की कोशिश करी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 90 रुपए लगेगा, वो रिजेक्ट कर देगा, सॉरी 90 रुपए नॉट अलाउड, वो वापस भेज देगा। वही चीज है, वही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन देखेगा भाई ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है, 8 जूल नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा, कहते वापस जाओ, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो भाग लो यहां से, एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, कहते जाओ यहां से, मुझे 10 जूल और लेके आओ।
तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा बेचारा पलटी मार के चला जाएगा। 8 जूल है भाई, रिजेक्ट, कैंसिल, रिफंड हो गया भाई, रिफंड हो गया पूरा पैसा, है ना, मनी नॉट सफिशिएंट, वही सीन हो गया। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ में आ रहा है बट आप कहाँ टॉपिक से भटक कहाँ गए? मैं बिल्कुल भी टॉपिक से नहीं भटका हूं, बिल्कुल भी टॉपिक से नहीं भटका हूं, सुनना मेरी बात। ओके, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मिनिमम पैसा लग रहा था बेल के लिए, है ना, बेल करवा जेल से छुड़वाने के लिए, या फिर जो मिनिमम एनर्जी लग रही थी इन इलेक्ट्रॉन्स को, कि भाई 10 जूल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, 10 जूल है तो निकलूंगा, अगर ज्यादा है तो खुशी खुशी निकलूंगा, 10 जूल होना चाहिए। इसी 10 जूल, इसी मिनिमम रिक्वायरमेंट को बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसी मिनिमम रिक्वायरमेंट को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इट्स लाइक सेइंग एक पर्टिकुलर जेल में, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में क्या बेल का क्या प्राइस है, छुड़वाने का क्या प्राइस है। इस मेटल के लिए, मान लो इस मेटल के लिए लेट से 10 जूल है प्राइस। अगर आप 10 जूल वाला एनर्जी, 10 जूल वाला एनर्जी वाला फोटोन आप दोगे इस मेटल को, तब ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? वर्क फंक्शन क्लियर हो गया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मिनिमम एनर्जी कितनी है? 10 जूल। 10 जूल, 10 जूल करोगे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, 10 जूल करोगे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये वर्क फंक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया। वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब एक लास्ट पॉइंट इसका बोल देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो अगर आपके पास लेट से 100 रुपीज थे, 100 रुपीज देने थे ताकि वो जेल से छोड़ सके, जेल से छोड़ सके। आपके पास 150 रुपए है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लेट से आप कहीं शॉपिंग करने जाओ, अभी चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 100 रुपीज का था, आपने 150 दे दिए, 150 दे दिए, तो 100 रुपए की बेल, 100 रुपए की, 100 रुपए दे के उसको छुड़वा दिया, बाकी 50 रुपए इसको दे दिया हमने कि लो भाई, रख लो भाई, क्योंकि मेरे पास चाहिए तो 100 रुपए, चाहिए तो 100 रुपए, मैंने 150 रुपए पकड़ा दिए, मैंने 150 पकड़ा दिए, ये कह के भाई 100 रुपए तुम रखो जेल से छुड़वाने के लिए, जो 50 रुपए बच रहा है उसको दे दो, जो जिसको मैं निकलवा रहा हूं। ये तो होगा, मैंने आपको 150 दे दिए। जैसे हम वेटर को, शायद जो वेटर को टिप देते हैं, बिल देते हैं, जब वेटर आता है 100 रुपए देता है, हम 110 रुपए दे देते हैं, 110 रुपए देते हैं, भैया 100 रुपए का बिल है, 10 रुपए तुम रखो, ये तो करते हैं। वही वाला सीन है। तो इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही सीन है कि एक फोटोन आएगा लेट से, अगर एक फोटोन आया लेट से 15 जूल का, फोटोन आया 15 जूल का, फोटोन आया 15 जूल का, अभी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। फोटोन आया 15 जूल का और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन पे टकरा गया, वो एक इलेक्ट्रॉन पे टकरा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए था 10 जूल, आपने दे दी 15 जूल, तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी? 5 जूल एनर्जी होगी, क्योंकि भैया उसको चाहिए था 10 जूल, उसको चाहिए था 10 जूल, आपने 15 जूल दे दिया, तो भाई 5 जूल का कुछ काम नहीं हुआ ना, तो 5 जूल अपने पास रखा हुआ है, तो कहता है भाई 5 जूल हम रखते हैं ना यार, हम रखते हैं ना, तो 5 जूल उसको टिप मिल गई बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन ने 15 में से, 15 जूल में से 10 जूल तो यूज कर लिया निकलने के लिए, बची 5 जूल इसके पास होगी, बची 5 जूल इसके पास होगी, एंड इट विल बी सीन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके पास? 5 जूल, कि बेसिकली एक्स्ट्रा एनर्जी जो फोटोन के पास थी, जिसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे, बस निकलना, इसको अगर काम था निकलने का, इसका काम था निकलने का, ठीक है, इसको काम था निकलने का, उसको बस निकलना था भाई, लेकिन आपने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दे दी, 15 जूल दे दी, तो एक्स्ट्रा जो 5 जूल इसके पास है ना, वो अपने पास रखेगा, और कैसे रखेगा? एज अ काइनेटिक एनर्जी, एज अ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो मतलब पिछले केस में अगर आपने 10 जूल ही दे दी होती, अगर आपने 10 जूल ही दे दी होती, 10 जूल रिक्वायरमेंट और 10 जूल एनर्जी दे दी होती, तो भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसके पास? 0 होती। ठीक है, ये लिमिटिंग केस है, ये मतलब मिनिमम केस है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आती है इतनी? ये कहानी क्लियर हुई? एक क्वेश्चन पूछूं, एक दो क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी और डिस्कस करेंगे, अभी और डिस्कस करेंगे, अभी एक दो पॉइंट्स और आपके मन में शायद एक पॉइंट आ भी रहा होगा,
उसको डाउट को भी लेंगे कि अगर सर 2 फोटॉन्स आ गए 5-5 जूल के तो क्या होगा। एक ये डाउट बहुत लोग पूछते हैं और इसका लोग आंसर जनरली टीचर्स कर नहीं पाते, मैं कर देता हूं, अभी करूंगा। कि मान लो कि रिक्वायरमेंट 10 जूल की है और 2 फोटॉन्स आ गए 5-5 जूल के, तो क्या होगा। तो क्या होगा अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर लेट्स से ऐसे तीन तीन आ गए 5-5 जूल के, 3 आ गए 5-5 जूल के, 5-5 जूल्स के, 5-5 जूल्स के, ऐसे 3 फोटॉन्स आ गए तो क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करेंगे। अभी क्या करो, अभी जो मेरा क्वेश्चन वो सुनना। रिक्वायरमेंट 10 जूल एनर्जी की है, रिक्वायरमेंट है 10 जूल एनर्जी की। अच्छा मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता हूँ। रिक्वायरमेंट कभी भी जूल्स में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिक्वायरमेंट होती है छोटी सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज रियल, ये रियल है ना। वर्क फंक्शन इतना बड़ा नहीं होता, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है छोड़ने की, यही को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जैसे कोई फोटोन आया 8 जूल का, फोटोन आया 8 जूल का, और एक केस ये फोटोन आया 8 जूल का, तो बताओ, और इलेक्ट्रॉन में टकरा गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी, 3 वोल्ट होगी। 3 वोल्ट होगी, क्योंकि 5 जूल की तो रिक्वायरमेंट थी, 5 जूल हो रही, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी। आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन, 8 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन आ गया, 5 जूल खुद उसने निकलने के लिए यूज कर लिया, 5 जूल एनर्जी निकलने के लिए यूज कर ली, और बची हुई जो 3 जूल है उसने अपने पास रख ली, कभी यूज करेगा कभी जिंदगी में। तो ये जो 3 जूल एनर्जी अपने पास रखी, वो कैसे रखेगा, एज अ काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पे टकराया, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन पे टकराया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बट एमिट तो हो ही जाएगा। और तीसरा केस ले लेते हैं, अगर कोई फोटोन आया लेट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये तो कहेगा भाई निकल भाई, क्या कर, फायदा ही नहीं है, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, इसका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, नॉट इनफ बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, है ना। तो भैया इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी जीरो ही है, बट ये थोड़ा डिफरेंट वे से जीरो है, इसमें तो एमिट ही नहीं हो रहा, समझते हो। ये जस्ट एमिट हो गया, ये लिमिटिंग केस होता है, मतलब ये मिनिमम वाला केस है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक केस है, थोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब कि ऐसा होता नहीं है कि एग्जैक्टली ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, हो सकता है रियल लाइफ में 5.1 हो, थोड़ी तो होती है, बट ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो रहा है, एमिट होके उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन एमिट हो गया, वो आजाद हो गया वो जेल से, बट इसमें तो अभी आजादी नहीं है। ओ भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोइलेक्ट्रिक समझने के लिए, सबको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पांचवा जो आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर लेट से रिक्वायरमेंट है, एग्जांपल लेते हैं, रिक्वायरमेंट है लेट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, और लेट से भैया मेरे पास 3 फोटॉन्स आ गए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करे भाई, ये तीनों एब्जॉर्ब कर ले, उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, एनर्जी, और एमिट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ऐसा नहीं हुआ, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको समझाया था, जो पता नहीं क्यों टीचर्स बताते नहीं है ये, ठीक है। आई डोंट नो, शायद बताते भी हो, मुझे नहीं बताया था, बहुत सारे टीचर ने बताया नहीं अभी तक। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये बताया था टीचर ने आपको, जो मैं बोलने जा रहा हूं। देखो यार, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ दिया था, ठीक है। वो लॉ भले हमारे कोर्स में नहीं, बट इंपॉर्टेंट लॉ है। वो ये कहता है, एनी फोटो इंटरेक्शन, अभी लिख देता हूं, देयर इज an interaction of one
फोटोन ओनली। सर कुछ समझ नहीं आया, अभी समझाएंगे। मतलब कोई भी फोटो इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक फोटोन इन्वॉल्व होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसको नीट के एग्जांपल से लेके देखता हूँ। नीट के एग्जांपल से कट ऑफ 720 में से 610 मार्क्स का है। 610 मार्क्स का कट ऑफ है। एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 320 और एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 300। तो बताओ ये पास हुआ कि फेल हुआ? इसका कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका कट ऑफ क्लियर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर ये लोग कहें कि सर 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 हम ना अपने मार्क्स को जोड़ लें तो 620 हो जाएगा। हम क्या करें, एक दूसरे हम आपस में मार्क्स जोड़ लेंगे और 620 मार्क्स हो जाएंगे और हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा हम दोनों का, और हम मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? एक बार में एक ही स्टूडेंट का देखा जाएगा, एक बार में एक ही स्टूडेंट का एनालिसिस होगा। ओनली वन इंटरेक्शन विद वन पर्सन। अगर आपके 610 मार्क्स कट ऑफ है तो हमेशा एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन देखा जाएगा एक एक बार में। भले ऐसे बहुत 15 लाख लोग हैं, भले 15 लाख लोग हैं, बट एक बार में एक स्टूडेंट का एनालिसिस किया जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है मेडिकल कॉलेज, नहीं ज्यादा है यू आर नॉट गोइंग टू मेडिकल कॉलेज। समझ लो मेरी बात। सेम चीज फोटोन के साथ होती है, सेम चीज फोटोन के साथ होती है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता कि इससे कह दे भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, ये एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन से इंटरेक्ट कर सकता है। ये एक बार में एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा। पहले आप आइए, क्या आपकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है? नहीं है, वापस चले जाइए। फिर आप आइए, क्या आपकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं है? वापस चले जाइए। अब आप आइए, एक एक करके लेगा, एक बार में एक ही फोटोन से निपटता है। ये एक साथ 3 फोटोन इससे नहीं इंटरेक्ट कर सकते, एक बार में एक फोटोन आएगा। ठीक है, अब ये इंटरेक्ट करेगा। बताओ भैया, बताओ तुम्हारी एनर्जी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया रिक्वायरमेंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, वापस चले जाइए। तो इसके चलते, इसके वजह से कोई भी, इसके वजह से चाहे तुम कितने भी ले आओ, चाहे आप 1 करोड़ फोटॉन्स ले आओ, बहुत फोटॉन्स ले आओ, लेकिन अगर वो सारे फोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, कोई फोटॉन इफेक्टिव नहीं है। चाहे तुम कितने तुम मतलब इतने फोटॉन्स ले आओ, इतने फोटॉन्स ले आओ, लेकिन सारी एनर्जी 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, सब 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, कोई एमिट नहीं कर पाएगा। भले इतने सारे फोटॉन्स है, भले इतने सारे फोटॉन्स है, कोई एमिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही बार में डील करेगा एक से, वो एक एक करके डील करेगा। जैसे 600 मार्क्स का कट ऑफ है, 610 मार्क्स का कट ऑफ है। अगर 15 लाख लोगों के भी मार्क्स आ गए, लेट्स से 500 आ गए, 500 सबके 15 लाख लोग के 500 मार्क्स आए हुए हैं, 15 लाख लोग के 500 मार्क्स आए हुए हैं, 15 लाख के 15 लाख फेल होंगे। क्यों? कट ऑफ एक एक का स्टूडेंट का देखा जाएगा, एक एक का देखा जाएगा। तुम्हारे आए हैं 610 ऊपर आए नहीं, तुम्हारे 610 ऊपर आए नहीं, ऐसा देखा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा। क्या ये आपको टीचर ने बताया? मुझे नहीं पता, मुझे बताना। तो ये कहानी है, ये कहानी है। ठीक है, अगर लेट्स से इसमें से एक मान लो ये कितने 10,000 है, ठीक है, 10,000 में से एक आपका फोटोन है, एक फोटोन है 11 वोल्ट का, एक फोटोन 11 वोल्ट का। तो ये 11 वोल्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगा, ये 11 वोल्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगा। मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन ही इंटरेक्ट करेंगे, हमेशा। अभी एक केस और लूंगा, एक केस अभी और लूंगा, अभी एक केस और लूंगा। ठीक है, तो देखो अभी इसका समझ लो, ये क्या करेगा, मतलब 10,000 में से एक फोटोन ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसी का सेकंड डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स का, इसी का सेकंड डाउट ये रहता है स्टूडेंट्स का कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक फोटोन आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जैसे लेट्स से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बोले, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोले कि भैया 15 तुम लो 15 हम ले, 15 तुम लो 15 हम ले, तो हम दोनों निकल जाएंगे। नहीं दोस्त, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन ही इंटरेक्ट करेंगे आपस में। इट्स जस्ट लाइक टॉपर के 720 में 720 आए, आपके आए 600, तो आपको भैया अपने 10 मार्क्स दे दो प्लीज, अपने 10 मार्क्स दे दो, वो दे देगा क्या? पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, वही चीज है,
बंटवारा बंटवारा नहीं चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कभी दो फोटोन से, या फिर एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन से, वो नहीं। मल्टीपल इंटरेक्शन नॉट अलाउड, ठीक है, मल्टीपल इंटरेक्शन नॉट अलाउड। क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसा भी नहीं होगा इसमें इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्योंकि एक फोटोन है। एक फोटोन कभी 10 15 दो इलेक्ट्रॉन से नहीं करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। और क्या एमिट करेगा, और ये एमिट करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, 10 तो रिक्वायर्ड, 10 तो चली गई उसमें, 10 तो चली गई उसमें। आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली समझ लिया है पूरा, बस थोड़ा सा बचा है, ठीक है, विदाउट इवन गोइंग टू द पॉइंट्स। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो गया, बचा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एमिट हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई इसकी, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई थी, वो अपने पास रखेगा। ऑलराइट, अब बिफोर कमिंग टुवर्ड्स द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा आपने एक्चुअली समझ लिया, पूरा गेम ही समझ लिया इसका, पूरा गेम ही समझ लिया है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जस्ट टू टेस्ट की, मान लो एनर्जी वर्क फंक्शन, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स बोल देता हूं। वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी है 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्या ये रेडिएशन कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी? नहीं करवा पाएगी, क्योंकि इस रेडिएशन में फोटॉन्स होंगे और उन फोटॉन्स की भी एनर्जी 7.9 ही होगी। और 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये जो 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, ये क्योंकि इसका ये जो सरफेस है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक बार में एक ही से इंटरेक्ट करेंगे, वो किसी एक को पकड़ेंगे और सबके सब 10 से कम ही है, तो ये इट विल नॉट एमिट, दिस रेडिएशन विल नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब कल को मैंने इस रेडिएशन में और फोटॉन्स ले आया, मैं 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और इलेक्ट्रॉन्स ले आया, और फोटॉन्स ले आया, ऐसे और रेडिएशन और रेडिएशन और ले आया, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। फायदा है? नहीं फायदा है, क्योंकि भैया हम इंटरैक्ट तो एक ही से करेंगे। तुम अपने फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ, तुम फोटोन की संख्या मत बढ़ाओ। जैसे 610 मार्क्स का कट ऑफ है, तुम जब तक 600 से कम मार्क्स लेके आ रहे हो, तुम चाहे जितने स्टूडेंट्स हो, फर्क नहीं पड़ता। समझ लो मेरी बात, उस टाइप का है कि 610 से कम चाहे 10 लाख लोग हो, चाहे 15 लाख लोग हो, चाहे 25 लाख लोग हो, अगर आप 610 से सबके सब फेल होंगे। वही चीज है, ये सबके सब फेल है क्योंकि कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? चाहे तुम ज्यादा जनसंख्या बढ़ाते जाओ, कोई फायदा नहीं, आप एनर्जी बढ़ाओ। क्लियर है? चलो अब लास्ट 2 पॉइंट्स पे, सच्ची बताऊं लास्ट 2 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। वो है आपका 2 पॉइंट है, एक है एनर्जी, नहीं पहले बताते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी बढ़ाना। और ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है? जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी होती है तो जब आप मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाते हो, जैसे आप मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, आई डोंट नो कितने लोगों को दिखाई देगा, बट अगर मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, ओके, आपको नहीं दिखाई दे रही, ओके, तो आई गेस तुमको शायद दिखाई नहीं देगा। आप नॉर्मली मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा के देख सकते हो। जब आप मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो बेसिकली आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करते हो। अगर जो सोर्स से निकलते हुए नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो बढ़ते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ती है। इससे ज्यादा समझ में नहीं आई बात। अरे आप तो बायो वाले स्टूडेंट हो या जो नॉन बायो वाले स्टूडेंट भी हैं, उनको इतना तो पता होगा, क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं शायद, आई डोंट नो प्यूपिल बोलते हैं क्या बोलते हैं। हमारा अंधेरे में क्या होता है, हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अंधेरे में प्यूपिल बड़ा हो जाता है, वेरएस रोशनी में प्यूपिल छोटा हो जाता है। प्यूपिल ही बोलते हैं जहां तक मुझे पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब अंधेरे में होते हैं तो हमने देखा होगा कि अंधेरे में कुछ टाइम तक रहो अंधेरे में, फिर आपको चीजें दिखने लग जाती हैं। क्यों?
जैसे अंधेरा होता है ना, आपका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे का मतलब ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम। अंधेरे में क्या होता है, ब्राइटनेस कम है, डिम लाइट है, ब्राइटनेस कम है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है, इसलिए आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं ताकि वो ज्यादा फोटॉन्स अपने अंदर ले सके और आपको चीजें एक्चुअली दिखाई दे। तो आपका आंखें क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर बाहर की ब्राइटनेस बहुत कम है तो वो क्या करती है, अपनी प्यूपिल को बड़ा कर देती है ताकि जो भी जितने आसपास जितने फोटॉन्स मंडरा रहे हैं सब मेरी आंख के अंदर घुस जाए ताकि मैं देख पाऊं। और जब आप बहुत रोशनी में देखते हो, आप बहुत सन को देखते हो, रोशनी को देखते हो, ठीक है, रोशनी में देखते हो, रोशनी में देखते हो, रोशनी में देखते हो, लेट्स से ये चीज होगी, ठीक है, अगर मैं अपनी आंख पे ऐसे मार रहा हूं ऐसे, जैसे मेरी आंख, मेरा प्यूपिल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है, प्यूपिल सिकुड़ क्यों रहा है, क्योंकि मेरे पास जब ये करने से, ये मारने से बहुत ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं मेरी आंख पे, बहुत ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, ये डैमेज कर देगा मुझे, मुझे देखने ही नहीं दे रहा, ये बिल्कुल देखने नहीं दे रहा। क्लियर है? तो व्हाट डज दिस प्यूपिल डू, ये प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें पड़ने वाले कम हो जाए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरे, क्योंकि ब्राइटनेस एक्सेसिवली ज्यादा है तो आपकी आंख थोड़ी ब्राइटनेस कम करना चाहती है, ऑटोमेटिकली वो ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगी, छोटी हो जाएगी ताकि कुछ फोटॉन्स अंदर ना आ पाए, कमी फोटॉन्स है, उतने फोटॉन्स है कि तुम देख तो पाओ, इतने फोटॉन्स गिर गए आंख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वही चीज होती है। तो ब्राइटनेस कैसे बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करके, ठीक है, ब्राइटनेस इंक्रीज का मतलब इंटेंसिटी का इंक्रीज करना। तो अगर कोई बोले कि मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, और ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, क्लियर है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ती है, ठीक है, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ती है या फिर रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है, इससे नंबर नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग कर दोगे तो फोटॉन, मान लो चार फोटॉन्स है, वो चार के चार ही फोटॉन्स रहेंगे, समझो मेरी बात। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दो फोटॉन्स है, चलो चार मान लिया, चार फोटॉन्स है, अगर आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अगर आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अगर आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो ये चार के चार फोटॉन चार के चार ही रहेंगे, बट ये इनर्जेटिक हो जाएंगे, इनर्जेटिक हो जाएंगे। और अगर आपने इनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, अगर आपने इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस बढ़ा दी, तो ये चार से लेट से ज्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे बट एनर्जी वही रहेगी। तो यहाँ पे नंबर कितना था, नंबर 4 का 4 रहा बट एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, नंबर सेम रहा, जो नंबर एन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो सेम रहा, एनर्जी बढ़ गई क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और यहां पे एनर्जी सेम रही और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है आपका यहीं पर ही, अब तो फॉर्मेलिटीज करनी है, चलो भाई फिर फॉर्मेलिटीज करके इसको समझते हैं, फिर समाप्त करते हैं, क्लियर है। अब देखो, अब वही चीज है, तो अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो अगर तुम समझ गए हो तो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लो ये वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन क्या आता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, और रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, जो रेडिएशन है, रेडिएशन की एनर्जी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है, रेडिएशन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है। तो इस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा के, पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्यों, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मान लो मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, आई हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए यार, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, बट है तो सब वही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई भी असर नहीं पड़ा, इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ा, कोई भी कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दिया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दिया, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट कम थी। बट अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, बट अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते तो शायद फोटॉन्स इंक्रीज हो जाते, तो शायद इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते सच दैट रेडिएशन 8 से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट केस ले लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पहले इस थ्योरी को अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, वेराज जो फोटॉन्स हो रहे हैं, जो फोटॉन्स जा रहे हैं वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। फोटॉन्स जा रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो काम आएगा। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे। सर समझ नहीं आया, दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, क्यों भैया? एग्जांपल लेते हैं। देखो, 4 फोटॉन थे सब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब देखो इनका, अब इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, डोंट यू थिंक इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ जाएंगे। और ये सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, ये सारे फोटॉन्स जो हैं निकालने वाले हैं, ये सारे फोटॉन्स 11 वोल्ट वाले ही हैं। तो ये सारे फोटॉन्स इफेक्टिव फोटॉन्स, एक्चुअली क्या है, ये एक बढ़िया रेडिएशन, इफेक्टिव रेडिएशन निकल के आई है। ये इफेक्टिव रेडिएशन की निकल गई, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी, उस एनर्जी से ज्यादा ही है। तो अगर आप ऐसे और फोटॉन्स ले आओगे तो सबके सब निकाल देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ज्यादा नहीं हो जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो अगर मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 11 से 211 कर दिया, तब भी 4 के 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक ही फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। एक फोटोन चाहे उसके पास जितनी एनर्जी हो, वो कभी 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे देगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन से मतलब रखेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पे अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, वो 4 के 4 ही रहेंगे। यहां पे क्यों बढ़ गए थे सर? यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे, क्यों? अभी यहां पे तो जीरो थे। जीरो से कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग गए। ठीक है, ये केस थोड़ा सा एनालाइज करना। ये केस में क्या था, केस में कुछ एमिट ही नहीं हो रहा था, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में एमिट होना स्टार्ट हो गया। यहां पे क्या है, एमिट ऑलरेडी हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अच्छी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि सबके सब इफेक्टिव है, फोटॉन्स इफेक्टिव है, ठीक है। वेरस इंटेंसिटी बढ़ाने से ऐसे इफेक्टिव फोटॉन्स और बढ़ जाएंगे, तो और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी, बट वो एक बार में तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, चाहे वो कितना ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, हाँ। चलो भाई, अब बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पूरी थ्योरी एक्चुअली खत्म हो चुकी है, पूरी थ्योरी एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं धीरे धीरे इसकी। न्यूमेरिकल सेक्शन की बेसिकली बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बात करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो क्या होता है। अब एक एक करके समझते चलना, जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, भैया ये कैथोड होता है, मैं ये कैथोड पे लगाते हैं मेटल, इस कैथोड पे लगाते हैं मेटल। ये लाइट आई तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनोड पे, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनोड पे, ठीक है। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए। भैया देखो, ये पहले जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो ये सर्किट कनेक्टेड कहाँ था, ये एनोड से फॉर एग्जांपल मेरी बात समझिएगा, ये कैथोड था, ये एनोड था, और हवा में कुछ भी नहीं था, खाली थे, कुछ भी नहीं था। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर पा रहे, कैथोड से एनोड जा ही नहीं पा रहे। अब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, हवा में उड़ के एनोड के बाद चले गए।
उड़ के एनोड पर चले गए, उसके बाद सर्किट कंप्लीट कर दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, एमिट हुए, एमिट हुए, यहां तक तो आ गए। अब लाइट की वजह से उड़ के आ गए, लाइट की वजह से उड़ के आ गए और सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, करंट तभी आएगा, करंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। करंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो सर्किट कंप्लीट कर देंगे, है ना। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स उड़ के एनोड पे जाएंगे, फिर एनोड से वापस पहुंच जाएंगे टर्मिनल पे। तो करंट एग्जिस्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। तो दिस इज द, इससे हम चेक करते हैं कि भैया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे किया, ये लाइट मारी और देखा कोई कोई करंट नहीं आ रहा। ऐसे लाइट मार रहा हूं और कोई करंट नहीं आ रहा, कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब ये जो रेडिएशन है ये इनइफेक्टिव है, ये रेडिएशन इनइफेक्टिव है। ये रेडिएशन जो है ना, ये निकाल नहीं पा रही है, ये निकाल नहीं पा रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ये निकाल नहीं पा रही है, ठीक है। मतलब ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, इसकी एनर्जी बहुत वीक है, लाइट है इसकी एनर्जी बहुत वीक है। और अगर इस लाइट की मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी, इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तब भी नहीं निकलेंगे। अब इंटेंसिटी से एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, इंटेंसिटी से यही पिद्दी, यही नाकारे इलेक्ट्रॉन्स की, नाकारे फोटॉन्स की जनसंख्या बढ़ जाएगी। यही अभी देखो, ये निकाल नहीं पा रहे, ये कोई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहे। अब इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी मैंने, भाई ब्राइटनेस बढ़ाने से ऐसे नकारे फोटोन की संख्या बढ़ जाती है, बस है तो नकारे ही। तो अगर तुम एक लाओ चाहे 10 लाओ, निकाल तो पा नहीं रहे, तो आपको नया मोबाइल लाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा आ रहा है, मैंने मंगवा लिया नया मोबाइल, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, चलो जी, ओके। अब देखो यहां तक समझ में आ गया, ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था। करंट एग्जिस्ट तब करता है जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो आपने एक चीज क्लियर कर लिया कि एमिशन के लिए, एमिशन के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए रेडिएशन की, पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए रेडिएशन को, एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, क्लियर है। एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है रेडिएशन को जो वर्क फंक्शन से ग्रेटर या इक्वल टू हो। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एक बार में एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करता है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ही कम है, तब तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, तब तो बात ही छोड़ो। अगर तुम फोटोन वर्क फंक्शन से ही कम है, तब तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो भाड़ में जाए। वो तो अभी तो एमिट तो होके दिखाओ पहले। ये तब है जब एमिट हो रहा है, फॉर्मूला तब वैलिड है जब एमिट हो रहा है, राइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, या फिर एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, जो मैं बार बार बोल रहा था कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बताना है मेरे को, क्वेश्चन और बताना है, क्वेश्चन और बताना है कि जो एनर्जी होती है, अगर एनर्जी ऑफ रेडिएशन पूछेगा, एक फॉर्मूला याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। मतलब कोई भी रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन दे रखा हो, और आपने लेट से आपको दे रखा हो, लेट से एक रेडिएशन दे रखी है, लेट से लैम्डा दे रखा है आपको 100 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, लैम्डा 100 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो पूछेगा कोई, तो आपसे पूछता है कि ये रेडिएशन दे रखी है, सुन लेना मेरी बात, ये रेडिएशन दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉम का, और पूछा है कि क्या ये इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। इस मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे?
इसकी रेडिएशन की एनर्जी निकालते हैं, इसकी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होगा, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स। और अगर ठीक है, अगर लैम्डा नैनोमीटर में होता, लैम्डा लेट से दिया होता नैनोमीटर में, तब फॉर्मूला लगता 124 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में होगा तो 124 होगा, ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम है तो 12400, ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में एक और जीरो हो जाता है। ओके, अब देखो एनर्जी ऑफ रेडिएशन निकालते हैं, कितना हो जाएगा 12400 अपॉन 100, दैट इज 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की इस रेडिएशन की एनर्जी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब फोटॉन्स की एनर्जी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये निकाल देगा? क्या ये निकालने को समर्थ है? ये निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा? निकाल पाएगा, ठीक है। इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से इसकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर इसने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वैसे भी आपको याद ही होता है। काइनेटिक एनर्जी आप सिंपली बता सकते हो, भैया 124 मिल रही है, 10 तो निकालने में चली गई, बची कितनी? 114। डायरेक्टली बता सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब मान लो लैम्डा होता लेट से इतना, तो क्या निकाल पाता? अगर लैम्डा इतना होता तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी हो जाती? 12400 अपॉन ये होता तो कितना होता? 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता। अगर लैम्डा इतना होता तब ये, अगर इस रेडिएशन का लैम्डा इतना होता तो रेडिएशन से एनर्जी निकालना सीख लिया आपने। एक रेडिएशन की अगर लैम्डा दे रखा हो, एक रेडिएशन का अपना लैम्डा दे रखा हो, लैम्डा दे रखा हो, तो आप उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आता है मेरी बात? समझ में आता है मेरी बात? ओके, चलिए। पक्का पक्का समझ में आता है? ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए, मेरी बात सुनिएगा। लेकिन अब एक लोग को, बच्चों को एक डाउट जरूर आएगा इसमें। एक डाउट मैं आपसे लेना चाहता हूं, एक डाउट मैं लेना चाहता हूं। देखो कि सर आप तो कह रहे थे कि भैया जो एनर्जी होती है तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, जो एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। जी हाँ दोस्त, एनर्जी का फॉर्मूला तो है ये एच एफ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू एफ। एच इज व्हाट इज एच? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इंटू एफ। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सच बात है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये एक्चुअली ट्रिक है, ये ट्रिक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा कि एक्चुअली में जो एक्चुअल तरीका है करने का, लैम्डा से पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है भैया, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v पे लिखना पड़ता है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, यहां पुट करते वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यहां पे लैम्डा पुट करते, फिर फ्रीक्वेंसी निकालते, और फिर एनर्जी निकालते इस फॉर्मूले से। इतना लंबा चौड़ा करके आ रहे हैं, इससे अच्छा ये ट्रिक यूज हो जा रही है। तो डोंट थिंक कि भाई फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है, ये तो बस एक ट्रिक है। ये तो बस ट्रिक है कि लैम्डा से डायरेक्टली निकाल सकते हो एनर्जी। लेकिन कायदा तरीका क्या है? लैम्डा से पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी से ही आ रही है। ये तो बस एक ट्रिक है, हमारा एक ट्रिक है कि लैम्डा से डायरेक्टली निकालने का एक तरीका है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये किसी ने फॉर्मूला दिया नहीं है। ये तो हमने बस ट्रिक यूज कर ली है कि नंबर सॉल्व करके देखा 1240 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये कोई फॉर्मूला किसी साइंटिस्ट नहीं बताया। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले ये हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, उससे आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी निकालोगे। इससे आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी निकालोगे। पक्का हो? फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकालोगे। ये एक्चुअल तरीका है, बट हमें पास एक ट्रिक यूज कर लिया कि हमने मैथमेटिकल ट्रिक यूज कर लिया, उससे हो गया हमारा काम, ठीक है। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं। अब पढ़ो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जल्दी पढ़ो। फॉर अ गिवन मटेरियल एंड गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। ऑलराइट, ऑलराइट। देखो भाई, सुनना मेरी बात। पहला पॉइंट समझते हैं।
फॉर अ गिवन मटेरियल एंड अ गिवन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, इसका मतलब समझना। देखो हमने मान लिया कि ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, हमने मान लिया कि लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, हमने मान लिया। तो वो कहता है कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो हमको पता है फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, हमको पता है फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, हमको पता है फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अगर अब फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और क्योंकि ये लाइट इफेक्टिव लाइट है, ये दिस इज कैपेबल लाइट, कैपेबल लाइट के फोटॉन्स भी कैपेबल होते हैं, तो ऐसे फोटॉन्स के अगर नंबर बढ़ेगा, ऐसे फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, डोंट यू थिंक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे करंट उतना ज्यादा हो जाएगा, करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो फोटो करंट क्या होता है, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी फोटो करंट उतना ज्यादा, बट एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड जो लाइट है वो इफेक्टिव लाइट है। इफेक्टिव मतलब वो उस एनर्जी वाली लाइट है जो निकाल पाए, वरना तो अगर लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रही तब तो ऐसे नामर्द फोटोन की जनसंख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। प्रोवाइडेड कि अगर लाइट इफेक्टिव है तब फोटो करंट बढ़ेगा जब इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वरना तो सबसे पहला काम है कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लो, इलेक्ट्रॉन तो निकालो पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ये। तो फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, बट तब बढ़ेगा, अभी मैं एक बहुत बढ़िया चीज एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूँ, एक नेट पे एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टिमुलेटर, वो समझाऊंगा अभी, इस पॉइंट के बाद समझाऊंगा, अभी उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। For a given material frequency of incident light, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas topic potential is independent of intensity. छोड़ दो अभी इसको, ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बाद में आते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। For a given material, there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission photoelectrons can take place. This frequency is called threshold frequency. हमने बात करी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको मैंने बोला था वर्क फंक्शन, उसको बोला था वर्क फंक्शन, उसको बोला था वर्क फंक्शन कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो भैया जो हमारी रेडिएशन है, हमारी जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए, रेडिएशन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी चाहिए रेडिएशन की। तो इस मिनिमम एनर्जी की जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब मिनिमम एक पर्टिकुलर इसके कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी भी तो होगी, इस एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर आपकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, आपकी रेडिएशन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो आप निकलवा दोगे, आप रेडिएशन निकलवा दोगे। इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तब भी निकलवा दोगे। जैसे एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हमको चाहिए, जैसे वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन एनर्जी के लिए था, वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एनर्जी से, तो भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम लिमिट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, जैसे एनर्जी की लिमिट है ना, तो वैसे एक फ्रीक्वेंसी की मिनिमम लिमिट है जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकलवा देगा। ओके, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल जाए। अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा दी, आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, तो भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ, 2 मिनट के लिए मैक्सिमम वर्ड को हटा देना, अभी बाद में समझाऊंगा, 2 मिनट के लिए मैक्सिमम वर्ड को हटा देना। हर जगह आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाई देगा, आपको हमेशा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखाई देगा, आपको हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिखाई देगा, हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी वो छोड़ दो, मैक्सिमम छोड़ दो, बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या आएगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इक्विवेलेंट
स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हटाओ, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इतना पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज independent of intensity of incident light but depends upon only the frequency of the incident light. सुनना मेरी बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात सुनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात सुनते हैं, ठीक है। इसमें से ये पॉइंट जो हटा रहा हूं उसको सुनते जाना अभी। ठीक है, इतना हटाओ, अब इतना पढ़ो। मैंने ये बोला जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्लियर है? वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे। सर ये समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। जब भी देखो फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। भैया इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटेंसिटी, अभी इमेजिन कर लेते हैं कि एक लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, इमेजिन करो एक लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से वैसे ही एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, सेम उतने ही सेम एनर्जी वाले लोग और मिल जाते हैं। सर पल्ले नहीं पड़ा। अब स्टिमुलेटर पे चलते हैं, स्टिमुलेटर पे चलते हैं, स्टिमुलेटर पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। इसको एग्जांपल लेके स्टिमुलेटर पे चल के फिर बात करते हैं। देखो देखिए देखिए, मान लो वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और फोटोन आया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एक फोटोन आया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसे और 15 इलेक्ट्रॉन, ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटॉन्स और आ गए, और आ गए, तो ऐसे वो और इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, ऐसे वो और इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, वो ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। तो काइनेटिक एनर्जी सबकी 5 ही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने से जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो आपको और घूस देनी पड़ेगी, आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको मे बी आपको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, आपको 25 इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से सेम काइनेटिक एनर्जी वाले और मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। चलो क्लियर है? क्लियर है भाई, क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट की बात कर ले। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बाकी है आपका, ये आपका इक्विपोटेंशियल बोल रहा हूं, आपका इक्विवेलेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? अभी बाकी भी बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग बिटवीन द, मतलब कि वो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। बेसिकली क्या है कि जैसे रेडिएशन मारते हैं, जैसे रेडिएशन देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत निकल जाते हैं, ठीक है? मैं यहाँ थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको ये स्टिमुलेशन से। देखो स्टिमुलेशन से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना स्टिमुलेशन से। देखो भाई स्टिमुलेशन समझना, देखो अभी इंटेंसिटी जीरो मतलब ऑफ है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस होता है, अभी जीरो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस जीरो मतलब ऑफ है, ऑफ है, ये लैंप ऑफ है। देखो लैंप ऑफ है, ठीक है? मैंने लेट से इसको मैं रेड लाइट दूंगा, रेड लाइट दूंगा, ठीक है? रेड लाइट दूं मेरा। अब देखो मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। 100 कर दिया भाई, 100 कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो लाइट आ रही है,
ये जो लाइट आ रही है नकारी लाइट है, इसके अंदर के सारे फोटॉन्स नकारे हैं। ये जो लाइट है ये फोटॉन्स बहुत सारे गिर रहे हैं, इसमें फोटॉन्स बहुत सारे गिर रहे हैं, बट सारे फोटॉन्स नकारे हैं। तो ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा कम कम ज्यादा करने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे नकार हैं। फर्क तब पड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, लेट्स अभी इंटेंसिटी मैंने कम कर दी। अब देखो अभी भर नहीं रहा है। ठीक है, अभी सब ये सब नकारी लाइट है, सब नकारी लाइट है। ओके ओके, अब देखो आपको ये पता है कि नहीं पता, ये ईएम वेव से पढ़ते हैं। जो ब्लू लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ब्लू लाइट्स हैव मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से तुम देखो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से देखो क्या हो रहा है। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ये एलिजिबल है, ये फ्रीक्वेंसी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से यही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, बस यही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। देखो इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने से देखो यही इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कहीं ज्यादा हो गई। देखो, लेकिन सेम इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेम ही निकल रहे हैं, बट ज्यादा निकल रहे हैं, बट ज्यादा निकल रहे हैं, बट ज्यादा निकल रहे हैं। क्लियर है, लेकिन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। ठीक है, सेम एनर्जी निकल रहे हैं, बट अब क्यों निकल रहे हैं, अब क्यों निकल रहे हैं, अब यहाँ पे और एक और चीज देखो, फोटो करंट। अब यहाँ करंट पे ध्यान दो, करंट पे ध्यान देना। आई डोंट नो कर्सर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, प्लीज नीचे करंट पे ध्यान दो, नीचे करंट पे ध्यान दो। अब देखो इंटेंसिटी चेंज करने से करंट कम हो जा रहा है, इंटेंसिटी चेंज करने से करंट कम हो जा रहा है, क्योंकि भाई इंटेंसिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर फोटॉन्स ज्यादा होंगे और अगर सारे फोटॉन्स अच्छे हैं, अच्छे मतलब इफेक्टिव हैं, तो वो फोटॉन्स क्या करेंगे, निकलवाएंगे। वो फोटॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाएंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अगर वो अच्छे फोटॉन्स हैं तो। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे करंट उतना ज्यादा, करंट उतना ज्यादा। करंट देखते जा रहे हो, करंट देख पा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी 100 पे करंट बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो अब वापस इंटेंसिटी मैंने कम कर दी, वापस इंटेंसिटी कम कर दी। ठीक है, अब देखो मैं रेडिएशन की एनर्जी और बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी इवन मोर। जस्ट सी, लो भाई, लो भाई, जे लो, तेज हो गए कि नहीं हो गए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी तेज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तेज होगी, एनर्जी तेज होगी। ठीक है, वो जो पीछे से तो स्लो स्लो जा रहे थे कितनी तेज हो गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कितनी तेज हो गए, इनकी एनर्जी कितनी तेज हो गई। और इंटेंसिटी बढ़ाने से इनका नंबर और ज्यादा तेज होएगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। राइट, सेम एनर्जी से निकलेंगे, बहुत सेम एनर्जी निकल रहे बट नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया। क्लियर है, चलो जी। क्लियर है, तो ये हो गया। तो आपके सामने ये थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, कि वही लिखा हुआ है एनर्जी, ये क्या है देखो पढ़ लो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी मैक्सिमम पे आएंगे, अभी समझा दो मैक्सिमम क्यों बोलते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, व्हाई डू वी कॉल इट लाइक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ना, क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, आप थोड़ा सा ऐसा समझना, थोड़ा सा ऐसा समझना कि लेट से मान लो मिनिमम एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिनिमम एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, कोई फोटोन आया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कोई फोटोन आया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकलना है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगी इसके पास। बट कई बार क्या होता है ना, इसके पास और भी रिपल्शंस होते हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फ्रिक्शन होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी हम लॉस हो जाती है। तो एक्चुअली इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं बचती, एक्चुअली बचती है करीब 1.7 के आसपास, क्योंकि 0.3 फालतू चीजों में खर्च हो जाती है, थोड़ा धक्का मुक्की में खर्च हो जाती है। तो हम उसको मैक्सिमम क्यों बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या है, हम ये मान करके चल रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एनर्जी बच गई 10 में से, जो एनर्जी बच गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई, वो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी है और कहीं वेस्ट नहीं हुई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही होता है कि जो
एनर्जी बच गई निकलवाने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो एनर्जी बच गई, वो जो एनर्जी बच गई, जो क्या बोला था मैं, जो एनर्जी बच गई वो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन के पास है और कहीं वेस्ट नहीं हुई। तो मैक्सिमम का मतलब बस यही होता है। हर जगह आपको मैक्सिमम मिलेगा तो बात इग्नोर ही मार सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सही फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा देखो यार, थोड़ा सा पढ़ना, अपने 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 लेवल पे पढ़िए थोड़ा सा इसको, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये फॉर्मूला क्या है, देखो फाई क्या है, फाई इज द मिनिमम एनर्जी, राइट। फाई क्या था, मिनिमम एनर्जी, उसी एनर्जी को क्या बोला, एच न्यू नॉट बोला है, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, तो वही उसको एच न्यू नॉट बोला है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, ठीक है। क्योंकि फाई भी क्या है, एनर्जी तो है, वो भी तो एच न्यू ही तो है, तो वो क्या है, एच न्यू नॉट बोल दिया, मतलब दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही होना चाहिए, क्लियर है। और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर काइनेटिक एनर्जी 10, चलो ऐसे बोलते, काइनेटिक एनर्जी लेट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छे से ले लूंगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता क्या होगा, रट लो, -2, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, -2 वोल्ट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होता है, बस माइनस साइन के साथ, बस यूनिट्स में चेंज हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां वोल्ट हो जाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेट से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, -12 वोल्ट, बस। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी का तो रोल है, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा रूप है। तो जो बिहेवियर काइनेटिक एनर्जी शो कर रही है वही बिहेवियर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो शो करेगा, क्लियर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एक ही चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बस माइनस में लगा दो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके वोल्ट कर दो। इसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छे से डिटेल में लूंगा, ओके। क्वेश्चन करते हैं फिर ग्राफ्स पे आते हैं, जल्दी करते हैं विदिन, काफी लंबा लेक्चर हो गया, उम्मीद नहीं थी मेरे को, बट ठीक है, होने दो लंबा लेक्चर, ओके गाइस। तो क्वेश्चन करते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, बताइए, minimum current, minimum maximum frequency, minimum amount of energy, it is the minimum amount of energy required to take out electron from the metal surface, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, photon with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell, ठीक है। maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt। देखो मेरी बात, भाई ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी क्यों बोलते हैं, मतलब कि और एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई है, बेसिकली वही है, ठीक है, बेसिकली वही है। तो मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कराने पे, सुन लेना मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मेटल सरफेस पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएशन डाली गई, तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है अभी, ठीक है। एनर्जी कितनी है इसके पास, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप इसे क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कैसे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वर्क फंक्शन पक्का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, 5 रुपए दिए और वो बाहर भी आ गया और उसके पास 2 रुपए भी बचे हुए हैं, पक्का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन होगा, पक्का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन होगा कि नहीं होगा, वर्क फंक्शन पक्का, तो वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है, when photons of energy 6 electron volt are incident on C, अब इसी सेम कैथोड पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इंसिडेंट कराए गए। वर्क फंक्शन तो निकाल लिया हमने, वर्क फंक्शन तो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो पक्का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलेंगे, क्योंकि 3 वो लेगा इसमें से, 3 कंज्यूम, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3 तो पहले यूज कर लेगा निकलने के लिए, बचा हुआ 3 वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी बचेगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड ए रिलेटेड टू सी, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। ठीक है, -3 वोल्ट हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5, कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। लो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है 0.5, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वैसे ही आ गया, लो 0.5 माइनस होना चाहिए था, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना माइनस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, बट क्या करें, तो भाई तो डायरेक्टली और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। जो काइनेटिक एनर्जी होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही तो होता है मैग्नीट्यूड वाइज, है कि नहीं, माइनस में होना चाहिए था, बट कोई नहीं। ग्राफ्स पे आए, ग्राफ्स पे आए, क्वेश्चंस अभी ग्राफ्स पे आते हैं, अभी आते हैं ग्राफ्स पे। द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो वही चीज है, अभी इस पर हम अच्छे से बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बस ये मान के चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ, बता ही देता हूँ, चलो यार। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, लिख लो कहीं, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है तो कितना पोटेंशियल लगाऊं कि वो रुक जाए, तो वो रुक जाए, तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बट नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में बस। तो पूछता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, इट इज आस्किंग फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल emitted by nickel surface having work function 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when ultraviolet of 200 नैनोमीटर falls on it। देखो मेरी बात, यूवी रेस है 200 नैनोमीटर की, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होगी, एनर्जी ऑफ यूवी रेस क्या होगी, 1240 अपॉन 200, सिंगल जीरो है क्योंकि नैनोमीटर है, सिंगल जीरो है क्योंकि नैनोमीटर है, तो 6.2 आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है कि नहीं, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फोटोन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो फोटोन आ रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 5.01, इसको मैं ऑलमोस्ट 5 मान लेता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो रिक्वायरमेंट ही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो रिक्वायरमेंट ही है, और 6.2 वाला आ रहा है, तो पहले तो 5 का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, और बची हुई एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बची हुई एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -1.2, -1.2, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एनर्जी ई क्या होता है, 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। तो देखो लैम्डा कम करने पे एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और लैम्डा बढ़ाने पे एनर्जी कम होती है, राइट, लैम्डा बढ़ाने पे एनर्जी कम होती है, लैम्डा बढ़ाने पे क्या होता है, एनर्जी कम होती है, पक्का। तो ये कॉन्सेप्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों बोला, तो एनर्जी क्या है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी सफिशिएंट है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मान लो एनर्जी सफिशिएंट है, अगर आपने वेवलेंथ और बढ़ा दिया, डोंट यू थिंक एनर्जी कम हो जाएगी। मान लीजिए लैम्डा लेट से 10 बोल लो, लैम्डा 10 पे एनर्जी सफिशिएंट आ गई, अगर आप लैम्डा और बढ़ा दोगे, डोंट यू थिंक एनर्जी कम हो जाएगी, फिर एनर्जी कम हो जाएगी। तो यू कैन नॉट इंक्रीज लैम्डा मोर देन अ सर्टेन वैल्यू। अब लेट्स से लैम्डा 10 से ज्यादा, अगर आप लैम्डा को 10 से ज्यादा बढ़ा दोगे तो एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर लिमिट है, दिस इज द लॉन्गेस्ट लैम्डा, क्योंकि लैम्डा 10 से ऊपर किया, लैम्डा 10 से ऊपर किया तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का।
तो बेसिकली करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, करना क्या है, बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो एमिशन। देखो सुनना मेरी बात भैया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब समझते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लॉन्गेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी या फिर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी सच दैट वो निकलवा दे। क्या हो सकता है, मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो हो सकती है। अगर मिनिमम एनर्जी भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, तो एमिट हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर कितना होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर। ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर ये हो जाए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 310, लैम्डा आ जाएगा 310 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर आ जाएगा। बेसिकली लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन की भी छोटी हो गई, वर्क फंक्शन से भी छोटी हो गई, ठीक है, वर्क फंक्शन से भी छोटी हो गई, तो व्हाट विल हैपन, तब तो रेडिएशन होगा ही नहीं, तब तो रेडिएशन होगा ही नहीं। ऑल राइट, चलो भाई कुछ क्वेश्चंस और हैं, करते हैं, क्लियर करते हैं। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of lambda wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. Okay, try करके देखो। मेटालिक सरफेस क्या है, इट इज इल्यूमिनेटेड विद अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है V। बहुत बढ़िया बात है। सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन लैम्डा 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V by 4 आया है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। ओ भाई साहब, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हमने एक चीज नोटिस करी है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो इसमें पोटेंशियल पॉजिटिव में दे रखा है, मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो V ही होता है। V मतलब दिस इज, V इज नॉट यूनिट, राइट, दिस इज अ नंबर, V एक नंबर है। लेट्स से इट कैन बी लाइक 10। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 10 है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो 10 होती है, यूनिट्स अलग होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली V है, काइनेटिक एनर्जी V है। कब V, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है V, और एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। मान लेते हैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन लैम्डा मान लो, ठीक है, 1240 अपॉन लैम्डा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। -5 -5, ठीक है, -5। और 5 क्या होता है, 5 क्या होता है, 5 एक मिनिमम एनर्जी, 5 क्या होता है, दैट मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1240 अपॉन लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट निकालना, ये मिनिमम एनर्जी है। ये ऐसा भी फाई, अभी अभी फाई निकालते हैं, ऐसे फाई करते हैं, ठीक है, ऐसे फाई करते हैं, उसको ऐसे फाई लिखते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन तो ये आई। दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर लैम्डा 2 लैम्डा है तो काइनेटिक एनर्जी V by 4 है। पोटेंशियल एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है। तो V by 4 होगी काइनेटिक एनर्जी अगर 12400 अपॉन 2 लैम्डा हो। वर्क फंक्शन तो सेम रहता है, वर्क फंक्शन तो सेम रहता है, वो तो मेटल पे डिपेंड करता है, वो तो सरफेस पे डिपेंड करता है। तो देखो V by 4, अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, V by 4 कितना हो जाएगा 12400 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 5। ये इक्वेशन 1 है। और V कितना है 1240 अपॉन लैम्डा माइनस 5। ये इक्वेशन क्या है, ये 1 इक्वेशन, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है। अब मेरी बात गौर से समझिएगा कैसे करेंगे। हो मेरी बात गौर से समझिएगा कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 2016 का थोड़ा टफ आया तो ले रहा हूं। देखो इसको सॉल्व करो। इसको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया,
पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो v/4 क्या आ जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ट्राई करके देखना। तो v/4 क्या आ जाएगा? 12400 अपॉन 2 लैम्डा। इसको आप hc/λ भी लिख सकते थे, इस एनर्जी को आप hc/λ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने 1240/λ लिखा है, आप इसको hc/λ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो नंबर कट जाएगा बाय, ठीक है, बाय 2 लैम्डा माइनस 5, ये है v/4, ठीक है, v/4 मैंने निकाल लिया, v/4 मैंने डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, ठीक है, v/4 डायरेक्टली पुट कर रहा हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू 124, ठीक है, यहाँ पे 00 होना चाहिए था, सॉरी, 12400 अपॉन 4 लैम्डा माइनस 5/4, ठीक है, 5/4। तो देखो आप सॉल्व करो तो 12400 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 12400 अपॉन 4 लैम्डा कितना आ जाएगा? आप 12400 लो, सिंगल जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो अभी बताऊंगा क्यों नहीं फर्क पड़ता। ये हो जाएगा 5 माइनस 5/4, सॉल्व करके देखोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, सॉल्व करके देखोगे तो, और ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा, आपसे 5 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो 12400 अपॉन लैम्डा, 5 भी क्या, 5 भी एनर्जी होती है, ये भी तो 12400 बाय लैम्डा नॉट होगा, ये भी तो एक मिनिमम एनर्जी है, लैम्डा नॉट ही तो होगा, लैम्डा नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा, 3 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फोटो सेल इज illuminated by a source of light which is placed at a distance d from the cell. If the distance becomes d by 2, number of electrons emitted per second will be, ठीक है, ठीक है, if the distance becomes d by 2, number of electrons emitted per second will be, मेरी बात समझ लेना, जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, वो इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे। तो जब आप डिस्टेंस को आपने क्या किया, d/2 कर दिया, सुनना मेरी बात, इंटेंसिटी क्या होती है, वो डिपेंड करती है किस पे? 1 अपॉन डिस्टेंस पे, डिस्टेंस, सॉरी, 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर पे। आपने डिस्टेंस क्या हो गया? हाफ कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। डिस्टेंस को d/2 कर दिया तो d बाय क्या होगा? ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, और डिस्टेंस देखो d/2 हो गया है, आधी हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस आधा हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और 4 टाइम्स होगी, क्योंकि स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 4 टाइम्स हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा, मेरे पास ये चीज याद रखिएगा, जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कितना दूर जाते हो। तभी तो टॉर्च मारते हो, आप टॉर्च मारते हो तो आपको देखा नहीं, टॉर्च अगर यहाँ पे मारो, आंख पे मारो, तो कितनी तेज लगती है टॉर्च, अगर टॉर्च दूर से मारो तो कम तेज लगती है कि नहीं? क्यों, ऐसा क्यों होता है? टॉर्च दूर से दिखने में इतना खराब नहीं लगती टॉर्च, क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है ना। कोई भी चीज की, जैसे कोई बल्ब है, कोई बल्ब यहाँ पे, जहाँ बल्ब है, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ? क्योंकि यहाँ बल्ब के, यहाँ जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं इस बल्ब से बहुत ज्यादा है, तो मैं दिख पा रहा हूँ। मैं दूर चला जाऊंगा तो यही लाइट उतनी कम दिखेगी, क्योंकि फोटॉन्स उतने दूर ज्यादा जा नहीं पा रहे, उतनी दूर जा नहीं पा रहे। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता, याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Source of light is placed at a distance 50 centimeter from a photocell and stopping potential is found to be V0. If the distance between the light source and the photocell is made 25 centimeter, new stopping potential will be. अब क्या हुआ? डिस्टेंस फिर से आधा कर दिया गया, तो इंटेंसिटी तो 4 टाइम्स हो गई होगी, लेकिन सुनना, इस क्वेश्चन में पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का बिहेवियर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का बिहेवियर है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बिहेवियर है वही काइनेटिक एनर्जी का बिहेवियर है। अब सुन लेना मेरी बात, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है?
फ्रीक्वेंसी पे अभी डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कितनी क्या क्या एनर्जी है रेडिएशन की, एनर्जी क्या रेडिएशन की, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही बाबू। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, रेडिएशन चाहे यहां पर हो चाहे यहां पे हो, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हो रही, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट को पास रखो या दूर रखो, ऑब्जेक्ट को पास रखो या दूर रखो, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, दोनों ही केस में एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका आंसर है वी नॉट। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटोन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अब ये फोटोन यहां से आए या फिर दूर से आए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाते हैं दूर से आते हैं तो, बट उसकी एनर्जी वही रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो तुम देखो अगर फोटोन यहां से भी आए तब भी काइनेटिक एनर्जी देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, और अगर फोटोन यहां से आए दूर से आए तब भी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। क्या फर्क पड़ता है? या फिर और पास से आ जाए, फोटोन की एनर्जी वही की वही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत मार्क कर लेना। वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कहीं से भी है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगा नीट 2020 का। देखो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दे रखी है? 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 पॉइंट ज्यादा है, मतलब ज्यादा है, 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। What will be the photoelectric current if the frequency is half, intensity is doubled? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भैया जो फोटो करंट होता है, फोटो करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ, सुनना मेरी बात, फोटो करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग। ठीक है, फोटो करंट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको फोटो करंट बढ़ाना होता है तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी से तो जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ाने का काम इंटेंसिटी का होता है। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर तो वही रहे, इंटरेक्शन तो 4 का 4 ही रहेगा जो हमने बात करी थी। अब देखो इंटेंसिटी डबल कर दी गई है, पक्का डबल हो जाना चाहिए, डबल होना चाहिए इंटेंसिटी, वही लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, तो डबल हो जाना चाहिए। बट इसका आंसर 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। मैंने बताया था जो फोटो करंट होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, लेकिन कब करेगा? जब जो रेडिएशन आ रही है, प्रोवाइडेड जो रेडिएशन आ रही है वो एमिट करने वाली हो, वो एमिट वाली हो, वो एमिट करवाने वाली हो, एमिट करवाने वाली हो। ठीक है, एमिट करवाने वाली हो, एमिट करवाने वाली हो, एमिट करवाने वाली हो, वाली हो। ठीक है, अब हुआ क्या, क्या हो गया? टोक्यो ओलंपिक्स इंडिया फेस फ्री हॉकी। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो फ्रीक्वेंसी, सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन में ध्यान, ये क्वेश्चन इतना कलाकार, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, देखो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है यार, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? 1.5/2, दैट इज 0.75 बाबू, 0.75 मतलब F0 से कम हो गया है वो।
0.75 क्या होता है, मतलब 0.75 मतलब एफ नॉट से कम हो गई है। अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही कम हो गई, ये रेडिएशन एमिट करने वाली रेडिएशन ही खत्म हो गई, तब तो कुछ निकलेगा ही नहीं। सुनना मेरी बात, देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ा देने से फोटो करंट बढ़ता है, माना मैंने बात। बट अगर आपने रेडिएशन को ही चेंज कर दिया, आपने रेडिएशन ही ना एमिट करने वाली भेज दी, आपने रेडिएशन ही चेंज कर दिया, कहा ये रेडिएशन लो जो एमिट ही नहीं करती, तब क्या होगा? तब तो जीरो ही हो जाएगा, तब तो बंटाधार हो गया। तब तो हमने अपने रेडिएशन ही चेंज कर डाली, आपने फ्रीक्वेंसी पूरी, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो करंट में फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, कम ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि वो फ्रीक्वेंसी एमिट करने वाली तो हो। सुनना मेरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी एमिट करने वाली हो तो आप इसके ऊपर खेल लो या नीचे खेलो, अगर आप कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी लिमिट से ही कम कर दोगे तब तो यार ऐसा कैसे चलेगा? अगर फ्रीक्वेंसी आपने अभी फ्रीक्वेंसी यहां पे, फिर आपने फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमिट तो कर रही है ना। क्लियर है? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके गाइस, अब बात करते हैं जल्दी से ग्राफ्स की। अब बात करते हैं जल्दी से ग्राफ्स की, ठीक है, बात कर लेते हैं जल्दी से ग्राफ्स की। मेरी पानी की बोतल का पानी खत्म हो गया है। ग्राफ्स, ये ग्राफ क्या नमूने, ये ग्राफ के क्या, ये क्या चोचले हैं भाई, ये क्या चोचले हैं क्या है? सबसे पहले इजी ग्राफ से चलते हैं, इजी ग्राफ से चलते हैं, इजी ग्राफ से चलते हैं, सबसे आसान ग्राफ जो है। चलो इसी से करें, नहीं इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ग्राफ समझ लेते हैं, पहले ग्राफ समझ लेते हैं। देखो, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। देखो आपने चीज नोटिस करी, आपने चीज नोटिस करी, ये मेटल ए है, ये मेटल ए है, ठीक है, ये मेटल ए है। भैया मेटल, हर मेटल का अपना एक लिमिट है, हर मेटल की अपनी एक वर्क फंक्शन है, एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए हर मेटल को, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, हर मेटल को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपने एक चीज, मैंने क्या बताया था, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तो है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तो है। और काइनेटिक एनर्जी देखो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इस पे तो होता है, इस पे तो डिपेंड करता है, इस पे तो डिपेंड करता है। तो आप इसको थोड़ा समझिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा, तो तुम देखो काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इस इन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है हमेशा, पॉजिटिव नहीं होता, ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होता तो सेम ही ग्राफ होता। तो काइनेटिक एनर्जी देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, लीनियरली डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली डिपेंड कर रही है। लेकिन सर ये यहां से क्यों स्टार्ट हो रही है, यहां से क्यों स्टार्ट हो रही है, ये यहां से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? क्योंकि सुनना मेरी बात, क्योंकि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल तब आएगा जब काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब आपकी आपकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, आपकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तभी तो काइनेटिक एनर्जी आती है, वरना तो वो बैठा हुआ है, तब तो वो ट्रैप्ड ही है। जब एक फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। क्लियर है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी आएगी, पर्टिकुलर एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। तभी मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है, मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यही है, ठीक है। तो इसके बाद तभी ये थोड़ा ये लेट क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, ठीक है। और लीनियर ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इनके बारे में। ये ग्राफ कैसे आया, ये ग्राफ कैसे आया, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो ये कह रहा है कि मैंने एक मेटल लिया, मैंने एक मेटल लिया, पहले सुनते चले जाना, सैचुरेशन करंट समझते चलना। मैंने एक मेटल लिया, एक मेटल लिया, ये मेटल लिया, ये मेटल लिया,
इसमें डिफरेंट डिफरेंट, अभी डिफरेंट सोचो, डिफरेंट मत सोचो। अभी आप पहले ये समझ लेते हैं, मैं ये समझ लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मैंने क्या किया इस मेटल पे डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स एमिट करी, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस। भैया डिफरेंट रेडिएशंस की एनर्जी डिफरेंट नहीं होगी। मान लो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, इसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो एक फोटोन आ रहा है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक फोटोन आ रहा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अलग अलग रेडिएशन से, अलग अलग रेडिएशन से, ठीक है, और एक फोटोन आ रहा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। डोंट यू थिंक तीनों अलग रेडिएशन हैं, तीनों की अलग एनर्जी है, तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे केस में काइनेटिक एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जो सबसे हाईली एनर्जेटिक फोटोन होगा वही सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा वही निकालेगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्स होगा। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्स किसका है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव में सबसे ज्यादा ये लगाना पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में इसका है, सबसे ज्यादा बहुत नेगेटिव करना पड़ रहा है। क्यों नेगेटिव करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो रेडिएशन है, ये बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन है, ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तब इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए हो रहा है, क्योंकि ये इतनी एनर्जी से आ रही है कि इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इसने वर्क फंक्शन तो खत्म किया ही किया, इसने वर्क फंक्शन तो लिमिट पूरी करी, उसके बावजूद इतनी एनर्जी बची हुई है कि उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, वो तेजी में आ रहा है, इसलिए ये पीछे है, इसलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है। क्यों भैया? इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा, तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो रिमेनिंग एनर्जी भी उतनी ज्यादा बचेगी, राइट? रिमेनिंग एनर्जी जितनी ज्यादा बचती है वही काइनेटिक एनर्जी होता है। अब बात करते हैं सैचुरेशन करंट की, ये आपस में मिल क्यों जा रहे हैं? अब देखिए इनका ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, व्हाट दिस लाइन डिनोट्स, कि भैया ये तीनों एक ही साथ कैसे मिल जा रही हैं। एक्चुअली ये जो तीन रेडिएशंस हैं, मैंने बताया था फोटो करंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दोस्त? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इन तीनों रेडिएशंस की इंटेंसिटी सेम है। अगर तीनों रेडिएशंस की इंटेंसिटी सेम होंगी, डोंट यू थिंक इनका फोटो करंट सेम होगा? क्योंकि तीनों रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, हालांकि हाँ ये ज्यादा एनर्जी वाला निकालेगी, कम एनर्जी वाला निकालेगी, लेकिन तीनों रेडिएशंस आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। और क्योंकि तीनों रेडिएशंस की इंटेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे ये चपटी हो गई, यहाँ पे ये एक साथ ये मिल जा रहे हैं। व्हाट इज सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट एट अ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और तीनों की एट अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी, और तीनों की इंटेंसिटी सेम रखी हुई है, तीनों का सैचुरेशन करंट भी सेम है, क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है? Now what is this? सर ये क्या सीन है? ये तीसरा ग्राफ क्या है? ये तीसरा ग्राफ किसका है? ये है एक रेडिएशन का, उसमें तीन रेडिएशन यूज हुई, उसमें एक ही रेडिएशन यूज हुई है, उसमें क्या हुई है? एक ही रेडिएशन का यूज किया गया है, इसमें एक ही रेडिएशन का यूज किया गया है। ये एक ही रेडिएशन से अलग अलग इंटेंसिटी की, ये एक ही रेडिएशन है अलग अलग इंटेंसिटीज की, तभी ये तीनों रेडिएशंस एक ही हैं, इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए सेम है।
ये एक ही रेडिएशंस के 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं। मान के चलो लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। अब ये ग्राफ कैसे आया, पहला समझो, पहले पहले इतना समझो, ये हाई इंटेंसिटी है तो उसका फोटोकरेंट भी ज्यादा है। हाई इंटेंसिटी फोटोकरेंट भी ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी है, फोटोकरेंट भी ज्यादा है। ठीक है, यहां पे सर, यहां पे ये आपस में मिल क्यों नहीं रहे, आपस में मिल क्यों नहीं रहे? पिछले केस में तो मिल गए थे बाबू। पिछले केस में ये जो पॉइंट है, सुनना मेरी बात। ओके गाइस, तो अभी फिर से समझते हैं कि भैया इसमें ये चिपक जा रहे हैं और इसमें ये चिपक नहीं रहे हैं। ये क्या सीन होने वाला, ये क्या सीन वाला है, ये क्या चीज है भाई? इसको पहले समझाते हैं, इसको पहले समझाते हैं। इसमें क्या हुआ, एक रेडिएशन ली गई है जिसके 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज है, लो, मीडियम, हाई। तो हाई इंटेंसिटी वाले का ज्यादा करंट, लो इंटेंसिटी वाले का कम करंट, उससे लो इंटेंसिटी वाले का और कम करंट। ठीक है, और कम करंट। ठीक है, तो ये चिपक इसलिए नहीं रहे, ये चिपक इसलिए नहीं रहे क्योंकि इंटेंसिटी ही डिफरेंट है, इसमें इंटेंसिटी ही डिफरेंट है। ये क्यों चिपक रहे हैं, ये क्यों चिपक रहे हैं? क्योंकि इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम रखी गई है। इन तीनों केसेस में जो लाइट की इंटेंसिटीज है ना, वो सेम रखी गई है। ये मतलब है, लाइट की जो इंटेंसिटीज है वो सेम रखी गई है। तो इन तीनों रेडिएशंस में लाइट की इंटेंसिटी सेम रखने का मतलब सेम फोटो करंट, क्योंकि निकाल तो ये तीनों ही रहे हैं, ये तीनों ही रेडिएशंस निकाल लें, ये तीनों ही रेडिएशंस, ये तीनों ही रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें। भैया इलेक्ट्रॉन अगर तेजी में निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले निकलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता करंट में। करंट पे इस पे फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है तो बेटर है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पक्का, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दे रहा है बट इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकाल रहा है। ये थोड़ी कम एनर्जी दे रहा है बट इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकाल रहा है। ये और कम एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को बट उतना ही निकाल रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम निकाल रहे तीनों, क्योंकि तीनों की डेंसिटी सेम है। ठीक है, ठीक है। सैचुरेशन करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट पॉसिबल, मैक्सिमम करंट पॉसिबल। ठीक है, ये कोई अगर पूछे सैचुरेशन करंट क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम करंट पॉसिबल, जो पॉसिबल है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे क्या मैक्सिमम करंट पॉसिबल है उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये पॉइंट समझ लेना। आई गेस अब समझ में आ गया होगा आपको, आई गेस अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या सीन है। तो इसी के साथ एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेके देखते हैं। चलो देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, पढ़ लो पहले फिर मैं सॉल्व करता हूं। देखो बी, इसमें देखो ए और बी, ए और बी का देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब ये एक ही रेडिएशन है। ए और बी सेम रेडिएशन है, क्योंकि सेम रेडिएशन का ही, क्योंकि सेम रेडिएशन का ही ए बी क्या है, सेम रेडिएशन है। क्योंकि सेम रेडिएशन का ही, सेम रेडिएशन का ही स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है। तो ए बी रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यस, मतलब ए और बी जो है वो सेम रेडिएशन, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम रिटार्डिंग पोटेंशियल आता है। और जो सी और बी है वो सेम इंटेंसिटी के हैं। सी और बी सेम इंटेंसिटी के हैं। क्यों? सी और बी देखो, सी और बी का फोटो करंट सेम है। सी और बी का फोटो करंट क्या है? सेम है। सी और बी का फोटो करंट क्या है? सेम है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेना भाई। बी तो करेक्ट, गलत हो गया। और कॉज बी एंड सी रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट डेंसिटीज, नहीं। ठीक है, ए और बी का देखो, ए और बी का समझ लेना, ए और बी का सेम रेडिएशन है। ए और बी की रेडिएशन सेम है बट इंटेंसिटी डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। और सी और बी का सेम इंटेंसिटी है, सी और बी का सेम इंटेंसिटी है, सी और बी का सेम इंटेंसिटी है,
क्योंकि फोटो करंट सेम है बट इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होने के कारण इनका डिफरेंट वो है, इनका क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कर्व्स ए एंड बी आर इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ए और बी सेम रेडिएशन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगा? देखो मैंने वही बताया, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, बट काइनेटिक एनर्जी तुरंत नहीं आ जाती, तुरंत नहीं आती। काइनेटिक जीरो फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी होती है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, घटती नहीं है। और फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर लिमिट, जब फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर लिमिट की होती है तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्लियर है, तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। एज यू नो इट्स अ टफ क्वेश्चन क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें से फॉर्मूले से काम नहीं चल पाता, कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो हेक्टिक काफी लगा होगा, समझ में भी ज्यादा नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आना समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।